हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। इसमें हम लोगों ने सीखा हुआ था कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है। रेट कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन ये एराइज होता है कि जो आपका वर्ड रेट कांस्टेंट आया हुआ है ये कहाँ से आया हुआ है। आप लोगों ने सीखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, और अब हम बातचीत करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करने के पहले सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, सो इट इज एन एक्सप्रेशन, एक छोटा सा सेंटेंस में लिख देता हूँ इससे रिलेटेड। इट इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस, ध्यान दीजिए भाई, इट इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए? द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, रिएक्शन। ठीक है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन? इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन भाई? रिएक्टेंट्स का, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पर मैं केवल रिएक्टेंट्स ही मेंशन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम केवल एंड केवल रिएक्टेंट ही यूज करते हैं, ना कि प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे आपका ए और ये बी हो गया, ये रिएक्टेंट्स हो जाते हैं और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, बहुत ही कॉमन इंफॉर्मेशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों ने सीखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। उसमें हम लोगों ने ये सीखा हुआ कि जब कभी भी आप फैक्टर्स सच एज सरफेस एरिया, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बातचीत करता हूँ। ठीक भाई, तो जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। हायर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं आर लिख देता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया भाई ए एंड बी, रिएक्टेंट मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, केवल रिएक्टेंट, मैंने पी नहीं मेंशन किया। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पर हो गया प्रोपोर्शनलिटी वर्ड। ठीक है भाई, तो अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहें तो लीजिए, आपको एक कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा। लीजिए, ये आपका ये कांस्टेंट मिला हुआ है और इसी को हम बोलते हैं दैट इज रेट कांस्टेंट। लीजिए, ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट, इसी के बारे में मैं बातचीत कर रहा था। इस रेट कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने अर्हेनियस इक्वेशन में भी यूज किया हुआ था, K इक्वल टू ए और यहाँ पर ई टू पावर, यहाँ पर ई ए अपन ये आर टी, ये इक्वेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है भाई, ये इक्वेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है। इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है। ठीक भाई, इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है या अफेक्ट करता है। ठीक भाई, तो ये हो गया। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से आपको मिलता है, क्या मिलता है भाई? रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट के बारे में बातचीत कर रहा था। अब देखिए भाई, अगर मैं इस सेंटेंस के बारे में बात करूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, टू टाइम एक्सप्रेशन हो गया। तो इट इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये जो रिएक्टेंट ए है इसके ऊपर पावर में लिख देता हूँ x और b टू पावर y कर देता हूँ भाई। ठीक है, ये जो आपका x है तो x इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड y इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ध्यान दीजिए, ये जो आपका x एंड y का वैल्यू है इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। जब आपका डेटा ऑफ रिएक्टेंट एंड बोथ द रिएक्टेंट इज गिवन एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, तभी आप x एंड y की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, नो सॉरी, इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए कि ये कोफिशिएंट हो गया, ये 3 कोफिशिएंट हो गया। ठीक है भाई, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया और ये भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ठीक है भाई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में r इज इक्वल टू k और यहाँ पर a टू पावर 2, ये a टू पावर 2 और b टू पावर ये y कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में
करते थे वो पार्ट आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप देखिए भाई, जैसा कि अगर मैं 2 और 3 को यहाँ पे यूज करूँगा तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जो विजुअली आप देख रहे हैं उठा करके प्लग इन कर दिया, नहीं, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब जब इनका डेटा दिया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा दिया होगा, तभी आप एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है it is used to express the rate of reaction in terms of concentration of reactant, in terms of concentration of reactants only, reactants, ठीक है भाई। तो x and y रिप्रेजेंट कर रहा है concentration of reactants, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। तो यहाँ पर लिख देता हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड, ठीक है भाई। इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, नॉट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट्स है अगर यूनिटी हो जाता है, यूनिटी का मतलब क्या है, 1 हो जाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मतलब 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू पावर x 1 टू पावर y, 1 टू पावर x का मतलब क्या है 1, 1 टू पावर y का मतलब क्या है 1, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट if the concentration of reactants become unity, ठीक है भाई। अगर यूनिटी है या 1 है तो इसका हो जाएगा भाई, यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू k हो जाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक भाई, और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट वी कैन से, एंड इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तो ये कोफिशिएंट्स आपको एक्सप्रेशन में नहीं यूज करना है, ये एक्स एंड वाई कंप्लीटली आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, रेट कांस्टेंट। चलिए अब हम बातचीत करते हैं रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। Next is characteristics of rate constant. Here we have characteristics of rate constant. Rate constant that is आपका K हो गया, rate constant K हो गया। अब देखिए भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा हुआ है अर्हीनियस इक्वेशन से। अर्हीनियस इक्वेशन में हम लोगों ने सीखा हुआ था K इज इक्वल टू ए एन ई टू पावर माइनस ई ए अपन आर टी सीखा हुआ था भाई। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो रेट कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट वैल्यू depends on the temperature of the reaction, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज होगा तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। हायर ये लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, लार्जर the value of rate constant faster is the rate of reaction, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अब देखिए भाई, हर एक केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होती है, हर एक केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होती है। अगर उस केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो चलिए इस सेंटेंस को लिख देता हूं मैं, वेल ईच केमिकल रिएक्शन
हैज ए डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट and if the temperature of the chemical reaction changes and if the temperatures TMP लिख देता हूँ, डॉट कर देता हूँ, if the temperatures of chemical reaction changes rate constant also changes, rate constant value also चेंजेस। और ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है अरहीनियस इक्वेशन से। अगर आपको याद हो, एक रिलेशन मैंने दिया हुआ था log K2/K1, ठीक है भाई, और इज इक्वल टू E एक्टिवेशन एनर्जी और 2.303 और ये R हो गया और ये अपन 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए देखिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था। जब टेम्परेचर उसी केमिकल रिएक्शन में T2 हो जाता है तो रेट कांस्टेंट K2 हो जाता है। तो यही पार्ट मैंने लिखा हुआ है इस सेंटेंस में। एक केमिकल रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट वैल्यू होती है वो डेफिनिट होती है, फिक्स होती है, परंतु अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया उस केमिकल रिएक्शन में तो उस केमिकल रिएक्शन की रेट कांस्टेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट हम बातचीत करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रेट कांस्टेंट होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration does not depend on the concentration of reactants। ध्यान दीजिए भाई, ऑन द concentration of reactant मतलब ये है कि मान लिया जाए कि अगर मेरे पास में एक केमिकल रिएक्शन है A to B और यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। अगर इसका आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K और यहाँ पर A और ये हो गया आपका B। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए, अगर आपने A का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट वैल्यू होगी K होगा। ठीक है भाई, अब देखिए, अगर आपने A का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होगी परंतु ये कांस्टेंट ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया इंक्रीज किया, डजंट मैटर, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगी पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। हाँ, इसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपने वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर किया, अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी अफेक्ट होने लगेगी, वो भी इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन रेट कांस्टेंट वैल्यू बेसिकली डू नॉट डिपेंड, रेट कांस्टेंट वैल्यूज डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट ऑन द टेम्परेचर। ठीक है भाई, अच्छा, एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं यूनिट के बारे में बातचीत करूं, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो बेसिकली द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स on the order of reaction, the orders of reaction। ठीक है, order of reaction, ध्यान दीजिए भाई, the unit of rate constant depends on the order of reaction। इससे पहले एक और रिलेशन आप लोगों ने ये भी देखा होगा। अगर मैं इस रिलेशन के बारे में बातचीत करूं K इज इक्वल टू ए यानी E⁴ तो इसमें हम लोगों ने अरहीनियस इक्वेशन में सीखा हुआ है जो आपका K होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, EA होता है भाई, EA। अगर EA क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप देखिए कि नया टर्म आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहाँ से आ गया? चलिए हम लोग अब बातचीत करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, ये भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखिए ये रिलेटेड है रेट लॉ एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज द सम का मतलब क्या हो गया, टोटल। ठीक है, इट इज द सम ऑफ पावर किसका भाई, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
concentration terms, ठीक है, it is the sum of powers of concentration terms in rate law expression, in rate law expression हो गया भाई, rate law expression ये हो गया भाई, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन का सहारा, इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है और इसके लिए आपको लिखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू K, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप 2 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो इन कोफिशिएंट्स का कोई मतलब नहीं है। इस इक्वेशन से, इस एक्सप्रेशन से इन कोफिशिएंट्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इनको यूज ही नहीं करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर ये जो हो गया x एंड y, ये वैल्यू आप कंप्लीटली डेटा के आधार पर डिटरमिन कर सकते हैं, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, ठीक है भाई। जब इनका डेटा दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, या रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, तभी आप ये चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिए, ये जो क्या है भाई, ये आपका द पावर ऑफ, ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही द सम मीन्स टोटल हो गया, तब पावर, ये पावर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में रेट लॉ एक्सप्रेशन में बताया हुआ था। x इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड y इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये जो आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इट इज सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। x प्लस y हो जाएगा आपका टोटल ऑफ x एंड y विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है भाई, इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला हुआ था कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमने पहले निकाला रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसके बाद में बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड हमें x एंड y की वैल्यू डिटरमिन करना है, फिर इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमें देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर x एंड y, ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ x एंड y इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। अगर कैलकुलेशन ऑफ x एंड y इज कम्प्लीटली डेटा बेस्ड कॉन्सेप्ट, तो मतलब क्या है कि अगर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से जो आपका x एंड y का टोटल जो आपको मिल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज आल्सो कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली नॉट थ्योरेटिकली। तो ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस आप दिमाग में रखें, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली नॉट थियोरेटिकली भाई। तो बाई लुकिंग एट द इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपको इनका डेटा नहीं दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दिया है, ठीक है भाई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटली एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट तरह की होती है। इसी वजह से रेट कांस्टेंट वैल्यू की जो यूनिट होती है भी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो रेट कांस्टेंट होता है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर डिफरेंट होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तो उसकी रेट कांस्टेंट वैल्यू की यूनिट भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एंड आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3, ठीक है भाई, जीरो, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल, बट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। ध्यान दीजिए, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, ठीक है भाई। इन जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 तक ही जाती है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बातचीत करें तो इट कैन बी 1 2 3, बियॉन्ड 3 आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन की नहीं मिलेगी, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव के बारे में बात करें तो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में
किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस केमिकल रिएक्शन की हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ध्यान दीजिए, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओके ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर reactant in a reaction can be negative। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर इस चीज़ को आप समझना चाहें, इसमें कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट है। अगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 हो गई, ठीक है, -1 हो गई, तो इसकी होगी मोर देन -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर अगर करेंगे, अगर सम करेंगे, ठीक है भाई, तो +2 - 1 = 1 हो जाएगा, तो +2 ही मिलेगा। ठीक है, ये +1 हो सकता है तो 0 हो जाएगा। मतलब यह है कि इस केमिकल रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये 0 रहेगी, ये फ्रैक्शनल रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, बट द ओवरऑल order of reaction is cannot be नेगेटिव। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, इट इज नॉट ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल नंबर्स, and of a particular reactant in a chemical reaction, order of reaction can be negative, but overall order of reaction of that particular reaction कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने ये सीखा हुआ है। अच्छा, एक लास्ट सेंटेंस में यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। देखिए, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है तो इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सेंटेंस पहले मैं लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to molecularity in an elementary reaction हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट सेंटेंस में तो हमें 2 डिफरेंट वर्ड मिल रहे हैं। एक तो आपको मॉलिक्यूलरिटी हो गया और एक आपको मिल गया एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे हमें 2 डिफरेंट वर्ड मिल रहे हैं। एक टर्मिनोलॉजी मिल गया, आपका टर्म जो मिल गया मॉलिक्यूलरिटी और एलिमेंट्री हो गया। चलिए अब हम बातचीत करते हैं इन दोनों टर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, ये किस तरह की रिएक्शन होती हैं। फिर इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। आप देखिए भाई, इन जनरल जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, एक ही स्टेप के बाद में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है भाई, और कुछ केमिकल रिएक्शन हैं इन सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल स्टेप्स, कई सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं तब वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे सेगमेंट हो जाते हैं, तब वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ऐसी केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द स्टेप्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, इन सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल स्टेप। तो चलिए यहाँ पर हम बातचीत करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर हो गया एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, ए रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन ए सिंगल स्टेप। यहाँ पर लिख देता हूँ ए केमिकल रिएक्शन, ए रिएक्शन विच कंप्लीट्स in a single step, a reaction which complete in a single step। जैसे फॉर एग्जांपल
जो डिसोसिएशन केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे आपका हो गया KClO3 हो गया, ठीक है, तो ये आपका KCl हो जाएगा और ये O2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करना चाहें तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, ये रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, ये एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, मैं डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में बात करूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बातचीत करता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, यहाँ पर हो गया कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, सॉरी, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ध्यान दीजिए भाई, जो ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होती है, ए रिएक्शन विच कंप्लीट्स, ए रिएक्शन, पहले डेफिनेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ए रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल स्टेप, कई सारे स्टेप्स होते हैं, तब इसके बाद में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। वो ऐसी केमिकल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है भाई। अच्छा, ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करूं, जब आप कराएंगे HBr की रिएक्शन किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा H2O और यहाँ से आपको मिल जाएगा Br2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 करिए, यहाँ पे 2 करिए और यहाँ पर आपने 4 कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 2 हो गया, तो 2 रखा रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 4 Br हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इन जनरल इसमें अगर आप देखें तो एक ही स्टेप लग रहा है कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इन ए सिंगल स्टेप, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भाई, ये कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। सबसे पहले एक जो HBr मॉलिक्यूल होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन HBr, और क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HOO, और ये Br हो गया, ऐसा कुछ बनता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका HOO और ये Br है, फर्दर HBr से रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HOBr मिलेगा। ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, स्लो स्टेप, और ये आपका फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ये फास्ट स्टेप, हमेशा ध्यान दीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, वही स्टेप से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट डिसाइड करते हैं या डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो स्लो स्टेप इज, यहाँ पे लिख सकते हैं स्लो स्टेप स्टेप हो गया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है कि ये जो आपका HOBr है, HOBr ये फर्दर रिएक्ट करेगा HOBr किसके साथ में, HBr के साथ में, तो ये आपका OH है, ये H है, तो H2O निकल गया, और ये आपका Br है, ये Br है, कंबाइन होकर के Br2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, अब तीनों स्टेप्स को आप ऐड करिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, HOBr कितना है, 2 HOBr है, इस साइड HOBr केवल एक ही है, तो क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को, जो थर्ड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये आपका 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और ये 2 हो जाता है। अब देखिए भाई, जो कैंसिल हो सके, जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपके प्रेजेंट हैं, कैंसिल कर दीजिए, ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, 2 HOBr, ये पोर्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये HBr, ये 2 HBr, टोटल कितना हो गया, 4 HBr। ठीक है, प्लस ये O2 मिल गया। अब कुछ रिएक्टेंट साइड तो बचा नहीं है, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये 2H2O हो गया, और ये 2Br2 हो गया। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन है। देखिए, ये रिएक्शन हमें मिल जाती है, ये पार्ट ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप देखें तो ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में लग रही है कि कंप्लीट हो रही नहीं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, ये रिएक्शन एटलीस्ट 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इनका मैकेनिज्म भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब देखिए भाई, अगर आप रिकॉल करें सेंटेंस के बारे में जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड दिया हुआ था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सेंटेंस आपका ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, नॉट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दैट्स वाई स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है उस सेंटेंस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये पार्ट तो बहुत ही क्लियर हो गया भाई कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। चलिए अब हम बातचीत करते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। ये जो टर्म हम लोगों ने सीखा हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं।
नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो मॉलिक्यूलरिटी होता है तो ये एक होता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इक्वेशन को देख करके उस इक्वेशन की आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। अगर ये रिएक्शन है आपकी एलिमेंट्री, ध्यान दीजिए, अगर ये रिएक्शन है आपकी एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री रिएक्शन को देख करके आप आसानी से मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत नहीं है, अनलाइक रेट ला एक्सप्रेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए भाई, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नॉट एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको दिमाग में रखना है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, ऑफ ए रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, इसमें आपको डेटा की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए भाई, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो प्रॉपर्टी हो गया भाई, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। जो मॉलिक्यूलरिटी जो होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच कोलाइड टुगेदर, ठीक है भाई, रिएक्शन होगी तो कॉलिजन तो होगा ही रिएक्टेंट के बीच में, व्हिच कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलरिटी। अब ध्यान दीजिए भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज को देख करके, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को देख करके या डिटरमिन करके आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ उस रिएक्शन की डिटरमिन कर सकते हैं, स्पेशली इन किसके केस में, एलिमेंट्री रिएक्शन में। ध्यान दीजिए, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर किसी भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने बोला हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें से मॉलिक्यूलरिटी इज 1, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी कितना होता है भाई, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब क्या है कि इसमें एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ये हो गया CaCO3, ये आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑफ कोर्स ये सॉलिड स्टेट में, जब ये डिकम्पोज होगा तो CaO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CO2 गैस आपका एस्केप हो जाएगा। देखिए, प्रोडक्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपको फोकस करना है केवल रिएक्टेंट साइड। चाहे हम रेट ला एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत करें, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत करें, चाहे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बातचीत करें, आपको फोकस करना है किस साइड, रिएक्टेंट साइड। इक्विलिब्रियम में हम चले जाते हैं प्रोडक्ट साइड, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना भाई, तो ठीक इस वजह से हम रिएक्टेंट की साइड हम फोकस कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें केवल एक ही आपको अगर आप देखें तो एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बात करूँ, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ, ठीक है, तो इसमें से M लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। M पर मॉलिक्यूलरिटी, इसको मोलारिटी मत मान लीजिए, ठीक है, तो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। हालांकि हम लिक्विड सोल्यूशन के बारे में नहीं बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। मतलब क्या है कि 2 रिएक्टिंग स्पीसीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जैसे अगर 2HI कर दिया और ये आपका H2 हो गया, ये गैस हो गया और ये I2 हो गया, ठीक है भाई, ये तो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ट्राई
ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन के बारे में बातचीत करूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो इसमें से मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2NO और ये O2 हो जाएगा और ये आपका 2NO2 हो गया भाई। तो इसमें आप देखिए कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करना है, 2 और इसमें 1, टोटल हो जाएंगे 3। ठीक है भाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 नहीं होगी। 0 का मतलब क्या है, कोई रिएक्टेंट है ही नहीं। अब जब रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट ही नहीं है, सिंपल चीज़ है ना भाई। हाँ, जब रिएक्टेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, तो 0 नहीं होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं रहेगी। 1 2 3 इज पॉसिबल। ठीक है, बेसिकली अगर हम 3 के आगे जाएँ, 4 में जाएँ, मॉलिक्यूलरिटी 4, मॉलिक्यूलरिटी 5, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर हम कॉलिजन थ्योरी के बारे में बात करें तो कॉलिजन थ्योरी बेसिकली बाइनरी कॉलिजन के बारे में कंसीडर करती है। जो अगर कभी भी अगर कोई कॉलिजन हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए देखिए हम लोगों ने सीखा हुआ था आर्हेनियस इक्वेशन में, कोई रिएक्टेंट जब आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो इसको इफेक्टिव कॉलिजन करना होता है। इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है भाई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इफेक्टिव कॉलिजन करना होगा। इफेक्टिव कॉलिजन 2 पार्टिकल्स के बीच में अच्छे से होता है। ठीक है, 2 पार्टिकल्स आएंगे, आसानी से एक दूसरे के साथ में भिड़ेंगे और ये फिर फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, फिर इसके बाद में आगे का प्रोसेस जाता है। अगर 3 पार्टिकल्स होंगे तो अब होता क्या है ना भाई, देखिए अगर मैं एक बॉल ले लेता हूँ, ये बॉल और ये बॉल हो गया, ठीक है, 2 बॉल्स हैं और ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बहुत ही फास्ट रेट में आ रहे हैं, ये इसके साइड में, ये इसके साइड में। तो जब ये पास में आएंगे तो ये पार्ट इतना पोर्शन क्या हो जाएगा भाई, इतना पोर्शन एक दूसरे के साथ में कोलाइड होगा, तो कॉलिजन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अच्छा एक बॉल और ले लेता हूँ, एक बॉल, ठीक है भाई, एक बॉल भी यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक साथ एक दूसरे के साथ में कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये तीनों बॉल्स आएंगे तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, कुछ ऐसी बीच वाला गैप रहेगा ना भाई। तो यहाँ पर गैप होने की वजह से यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा तीनों बॉल्स के बीच में, तीनों पार्टिकल्स, बॉल को कन्वर्ट कर लीजिए पार्टिकल्स में, तो 2 पार्टिकल के बीच में कॉलिजन इफेक्टिव बहुत ही अच्छे से होता है। 3 पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा कॉलिजन कम हो जाता है। जब कॉलिजन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन नहीं रहेगा और किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इफेक्टिव कॉलिजन का होना जरूरी है। ठीक है, तो बाइनरी कॉलिजन्स को कंसीडर करती है कौन सी, कॉलिजन थ्योरी। इसके बारे में, कॉलिजन थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हालांकि। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट बियॉन्ड 3 नहीं हो सकती, ये बहुत ही रेयर है। अच्छा, किसी भी अगर केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा दिखे, ध्यान दीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा दिखे तो ये समझ लीजिए वो केमिकल रिएक्शन कैसी केमिकल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें अगर आप देखें, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगी। मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में। किस में, एलिमेंट्री, कब तक, जब तक कि मॉलिक्यूलरिटी 3 है। 1 2 3 के केस में एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, दैट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दोनों मिक्स हो रहा है भाई। तो वो सेंटेंस आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। Order of reaction which is an experimental concept is equal to molecularity which is a theoretical concept in elementary reaction. In elementary reaction ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 से ज़्यादा आ रहा है, समझ लीजिए वो केमिकल रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रही है, वो रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। तो कहिए, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल एंड कैन नॉट बी इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल, नेगेटिव ऑल्सो एंड इनफाइनाइट। इट कैन नॉट बी नेगेटिव ऑल्सो, ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट।
इट कैन बी इंटीजर लाइक 1 2 3 3 एंड 4 जाएगा तो नहीं, ठीक है। सो एक और सेंटेंस कही तो मैं लिख देता हूँ, इफ द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज मोर देन 3, इफ द molecularity of a reaction is more than 3 such as 4 5 and so on, ठीक है भाई, so on, then the reaction is complex reaction, then the reaction इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी डिटरमिन नहीं की जाती, ध्यान दीजिए भाई, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी आप डिटरमिन करेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, उसका कोई पर्पज नहीं है, ठीक है भाई। तो अगर मोर देन 3 मोलिकुलरिटी आ रही, समझ लीजिए वो केमिकल रिएक्शन होगी कॉम्प्लेक्स, और फिर इसके बाद में उसकी मोलिकुलरिटी आप निकाल ही नहीं सकते हैं, और निकालेंगे भी तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, यूजलेस है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, इफ द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज मोर देन 3 4 5 so on, देन द रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये पार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद में अगर कहिए तो एक सेंटेंस और मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है मल्टीपल स्टेप में होती है, मल्टीपल स्टेप्स में, ठीक है भाई। तो हर एक स्टेप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी एक मोलिकुलरिटी होती है, बट ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, कुछ स्पेस में हटा देता हूँ यहाँ पर, ये पार्ट में रिमूव कर देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे आप लोगों ने हैबर प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के बारे में सीखा हुआ, ये N2 हो गया, ये गैस हो गया, और ये 3H2 हो गया, ये गैस हो गया, और यहाँ पर हो गया 2NH3। प्रोडक्ट से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें अगर आप देखें 1 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ये दूसरा हो गया, ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा इसमें से 1 + 3 = 4। 4 मोलिकुलरिटी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप देखें तो मोलिकुलरिटी कितना है, 4 हो गया। मतलब क्या है कि ये रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बस यही मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है भाई। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मोलिकुलरिटी मोर देन 3 आ रही है, समझ लीजिए कि वो केमिकल रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और उसकी ओवरऑल मोलिकुलरिटी उस रिएक्शन की का कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ, ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन बोला हुआ था, जैसे आपका 4HBr, यहाँ से O2 हो गया, यहाँ से आपको मिला H2O, और ये Br2 मिला, Br2, ये 2 किया हुआ था, ये इक्वेशन हमें मिला हुआ था, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो जब ये ये मल्टीपल स्टेप्स होंगे, जैसे मल्टीपल स्टेप्स के बारे में बात करें तो हम लोगों ने सीखा क्या था, HBr की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, ये HOOBr हो गया। HOOBr रिएक्ट करेगा इसके साथ में, HBr के साथ में, तो यहाँ पर हो गया 2HOBr हो गया। और ये HOBr किसके साथ में, फर्दर HBr के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका H2O और ये आपका Br2 मिलता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप होता है, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स की मोलिकुलरिटी होती है, हर एक स्टेप की अपनी एक मोलिकुलरिटी हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस स्टेप की मोलिकुलरिटी, इसमें कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हो गए, 1 ये हो गया, 1 हो गया, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कर सकते हैं, हाँ ये ठीक है। इसमें अगर आप देखें मोलिकुलरिटी कितनी आ रही है, 2 हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की अपनी एक खुद की मोलिकुलरिटी होती है, बट इस इंटायर केमिकल रिएक्शन की, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। इसमें अगर आप देखें ये 4 है, ये 1 है, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये 2 तो पॉसिबल है, परंतु 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 पार्टिकल्स के बीच में कई सारे पार्टिकल्स आकर के एक साथ कॉलिजन करें तो वहाँ पर इफेक्टिव कॉलिजन होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कॉलिजन थ्योरी सिग्निफिकेंस किसको देती है, बाइनरी कॉलिजन को, 2 पार्टिकल्स कोलाइडिंग एंड रिजल्टिंग इन इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम फिर से टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू किया हुआ था, वहाँ से हम लोग डाइवर्ट हो गए किसकी तरफ, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब हम फिर से आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब देखिए भाई, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखा हुआ था और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग रेटला एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्यों स्टडी करते हैं, चलिए द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Next is the significance of order of reaction. Here we have significance of order of reaction. Order of reaction. ठीक है भाई, significance of order of reaction. ठीक है भाई, मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया और इसके लिए अगर आप रेटला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ए हो गया और ये बी हो गया और इसमें ये एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन के लिए इस रेटला एक्सप्रेशन से अगर मुझे निकालना है तो एक्स प्लस वाई कर देंगे, इस रिएक्शन की ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली एक्स एंड वाई की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, एक्स एंड वाई वैल्यू पर। ठीक है, टोटल ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर हम बातचीत करें, अगर ये x है तो x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट A का और ये रिएक्टेंट B का। ठीक है भाई, तो इन जनरल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है तो ये एक्सप्लेन करता है हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन जब आप चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। तो हाउ दिस रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस ऑन चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन्स हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन changes on changing the concentration of reactants, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप चेंज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है भाई, अगर आप एक्स एंड वाई वैल्यू को चेंज करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म को चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स ये रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। चलिए अब इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट किया जाता है बाई चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हम लोग प्रोडक्ट नहीं इंक्लूड करेंगे, मैंने मेंशन कर दिया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट पर ही फोकस करेंगे। बोर्ड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका कर्नाटका सीईटी एग्जाम में आपका 2006 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन सेज फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें इट सेज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दिया जाता है, इज डबल विदाउट अल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के कॉन्सेंट्रेशन को बिना चेंज किए अगर A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो रेट गेट्स डबल्ड। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डबल हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं तो बोलिए इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या मैं रेट ला एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। ये हो गया R इज इक्वल टू ये K, और यहाँ पर रिएक्टेंट A हो गया और ये रिएक्टेंट B हो गया, और ये X Y यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ A एंड B को रिप्रेजेंट करेगा। X रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ A एंड Y रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। ये हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसको एक रिएक्शन का नाम दे देता हूँ। ठीक है भाई, एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं, एक
एक्सप्रेशन ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि B के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किए बिना जब अगर A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाता है तो रेट जो होता है डबल हो जाता है। ये R की वैल्यू डबल हो जाती है जब A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। तो देखिए कंडीशन में अप्लाई कर देता हूँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा और A का कॉन्सेंट्रेशन 1A है तो ये 2A हो जाएगा, ठीक है, ये पावर x हो जाएगा और यहाँ से B टू पावर ये y हो जाएगा। यहाँ पे हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फर्दर इट सेज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, जब 9 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग या अल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जब 9 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है, ठीक है। तब होता क्या है, द रेट गेट्स ट्रिपल्ड, 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये 3R हो जाएगा इज इक्वल टू K और ये A टू पावर x ही रहेगा और यहाँ पर 9B कर देते हैं और ये y हो गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया भाई, थर्ड इक्वेशन हो गया, ये सिचुएशन हो रही है भाई, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें 3 एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं, ठीक है भाई। और हमें क्या निकालना है, 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए हम लोगों ने पहले ही भी सीखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, रेटला एक्सप्रेशन का। तो देखिए रेटला एक्सप्रेशन ही यूज किया हुआ है इस केमिकल रिएक्शन के लिए, जो डेटा दिया हुआ उसमें हमने प्लग इन कर दिया। अब देखिए हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें x एंड y की वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक भाई। तो अब देखिए बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस हम x एंड y की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं ये 2 इक्वेशन को ले लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2R डिवाइडेड बाई R, तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा इज इक्वल टू, ठीक है भाई। यहाँ से K डिवाइडेड बाई K तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए B टू पावर Y डिवाइडेड बाई B टू पावर Y, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए इसको मैं कहिए तो लिख देता हूँ, ये 2A टू पावर ये हो गया x और जो आपका A टू पावर ये हो गया x से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, बोलिए मैं अगर 2 बाहर निकालता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 टू पावर x, ये टू पावर हो गया x, यहाँ पर A टू पावर x हो गया, लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको 2 टू पावर x मिलेगा। तो 2 इज इक्वल टू 2 टू पावर x। अब देखिए बेस सेम है, यहाँ पर 1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लीजिए x की वैल्यू हमें मिल गई। बाय यूजिंग दीज 2 इक्वेशन हमें x की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A इज 1, x की वैल्यू 1 मिल जाती है। चलिए अब हम इन 2 इक्वेशन को यूज करके हम निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन फर्स्ट एंड थर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड को। तो यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 3R को डिवाइड करेंगे R से, ठीक है, तो 3 मिलेगा इज इक्वल टू। अब देखिए K डिवाइड हो जाएगा A टू पावर x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, K भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9B टू पावर y डिवाइडेड बाई B टू पावर y, तो यहाँ से आपको 9B टू पावर क्या मिलेगा भाई, 9B टू पावर ये हो जाएगा 9B टू पावर हो जाएगा y हो जाएगा और यहाँ से B टू पावर ये हो जाएगा आपका y, ठीक है। अच्छा अगर मैं 9 बाहर निकाल लेता हूँ, 9 टू पावर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इसको 9 टू पावर y और यहाँ से आप कर लीजिए B टू पावर, थोड़ा सा यहाँ स्पेस का प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, y कर लिया और यहाँ से मैं B टू पावर ये y कर लिया, ये तो पोर्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 इज इक्वल टू ये हो गया 9 टू पावर y। बोलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टू पावर 2 लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो 3 टू पावर ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, बेस सेम हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, ये पार्ट हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई, बेस सेम है तो 1 इज इक्वल टू 2y मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है तो y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है भाई।
अब देखिए अगर आपको रेट लाइक एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें मिल गई। तब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लाइक एक्सप्रेशन। एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू अगर मालूम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू रख देंगे 1 + 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई, 3/2 कहीं दिया हुआ, ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये कर्नाटका सीईटी में 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो न्यूमेरिकल में ही दिया हुआ, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें क्वेश्चन सेज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन ए टू बी, हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिया है, इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है तो द रेट इंक्रीजेज ओनली 2 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है ओनली 2 टाइम्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट लाइक एक्सप्रेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू ये K और यहाँ पर A हो गया और कॉन्सेंट्रेशन टर्म लीजिए, यहाँ पर X लगा दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे लिए हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें ये बोल रहा है कि भाई जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 टाइम्स, कितने टाइम्स भाई, 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाता है तो रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया 2R इज इक्वल टू K और यहाँ पर आपने 8 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंक्रीज कर दिया और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बोलिए मुझे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मुझे X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, केवल एक ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो देखते हैं क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लेना चाहिए था। एनीवे हम कंप्लीट कर लेते हैं। डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन। तब देखिए 2R डिवाइडेड बाई R तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, K डिवाइडेड बाई K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8A⁴ मिलेगा और यहाँ पर आपका A⁴ x मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 को बाहर निकाल लीजिए, ये आपका A⁴ x हो जाएगा और ये आपका A⁴ x हो जाएगी। ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया। एज इक्वल टू यहाँ पे 8x मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 इज इक्वल टू, यहाँ से मिलता है 2 इज इक्वल टू 8⁴x मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखिए 2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁴, बिकॉज 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2⁴ और 3 है, x ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर बेस सेम हो गया, ये बेस जो सेम हो गया तो 1 इज इक्वल टू 3x मिल गया, x इज इक्वल टू 1/3 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए इसके बाद में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल डेटा। अगर आपको याद हो मैंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड ओनली एक्सपेरिमेंटली नॉट थ्योरेटिकली। तो अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ रिएक्टेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है इन ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ कोर्स हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, इसके लिए चलिए मैं कुछ डेटा लेता हूँ इन ए केमिकल रिएक्शन, फिर इसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में 1997 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंटल डेटा, जैसा कि मैंने बोला हुआ था, एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर दिस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है भाई, 2 रिएक्टेंट है, A एंड B2, 2 रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट का यहाँ पर B2 होना चाहिए। चलिए B2 कर देता हूँ। इन दोनों रिएक्टेंट का एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। अब देखिए इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, जितना एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है 1 2 3 एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई रेट इक्वेशन आपको निकालना है, मतलब कि फर्स्ट पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, फिर इसके बाद में रेट लाइक एक्सप्रेशन, एक्चुअल रेट लाइक एक्सप्रेशन आपको डिटरमिन करना है फॉर दिस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है भाई, तो जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला हुआ था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन ओनली एक्सपेरिमेंटली नॉट थ्योरेटिकली। तो ऑफकोर्स ये डेटा हमारे पास में है। अब देखिए हम कैसे इस डेटा को यूज करते हैं टू कैलकुलेट ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातचीत करें तो रेट ला एक्सप्रेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बातचीत करते हैं रेट ला एक्सप्रेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो हो जाएगा R = ये K, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो इस वजह से आप A यहाँ पे लिखेंगे और ये B2 यहाँ पे करेंगे। इन कोफिशिएंट से आपको बिल्कुल कुछ तय नहीं लेना देना है, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म X हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म Y हो गया, ठीक है। तो X रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड Y रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2। अब देखिए भाई, हमें एक ये एक्सप्रेशन मिल जाता है रेट ला एक्सप्रेशन फॉर दिस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास में कितना डेटा दिया हुआ है 1 2 3। तो ये सभी डेटा इस रेट ला एक्सप्रेशन में प्लग इन करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डेटा के बारे में बात करूं तो रेट कितना दिया है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। तो R की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ हो गया = K का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर A दिया है, A का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.50 हो गया और यहाँ पर X हो गया। फिर इसके बाद में B2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ 0.50, यहाँ पर Y हो गया। इसको हम लेवल कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से सिंस हमारे पास में 3 एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो 3 इक्वेशन डेवलप हो जाएंगे। फिर उन तीनों इक्वेशन को यूज करके आप X एंड Y की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डेटा के बारे में बात करूँ तो रेट क्या है भाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ = K। यहाँ पर A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई 0.50, यहाँ पर X हो गया और यहाँ पर B का कितना हो गया 1.00 और यहाँ पर हो गया Y। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अगर मैं थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करूँ, थर्ड इक्वेशन तो चलिए प्लग इन कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या मिलेगा भाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ हो गया -4, ठीक है। यहाँ पर आपका K और यहाँ पर हो गया 1.00 टू पावर X 1.00 टू पावर Y हो गया। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए इन तीनों इक्वेशन को यूज करके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब X एंड Y की वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम करते क्या हैं। अगर देखिए अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई ये K कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका बेस सेम हो जाएगा, तो ये पोर्शन नहीं कैंसिल हो गया, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाई ये फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दीजिए भाई जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁴ तो कैंसिल हो जाएगा। 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा भाई = भाई 16 2 या 32 होता है ना भाई = K डिवाइडेड बाई K कैंसिल हो जाएगा 0.50 पावर X डिवाइडेड बाई 0.50 टू पावर X ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आपका मिलेगा 1.00 ये हो गया आपका Y और फिर इसके बाद में 0.50 और ये हो जाएगा आपका Y। ये हो गया। ध्यान दीजिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 पॉइंट के बाद में 0 दिए हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, तो 1/y कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं। तो 1 टू पावर y कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका दिया हुआ 0.50 टू पावर y दिया है, इसको आप 1/0.50 टू पावर ओवरऑल y कर सकते हैं, एक ही बात है भाई। अच्छा अगर डेसिमल हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 टू पावर y मिल जाएगा। 2 यहाँ पे दिया है तो 2 = 2 टू पावर y, बेस सेम हो गया तो यहाँ से आपको y = 1 मिल जाता है। y = 1 मिल गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। y की वैल्यू मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B2 इज 1। चलिए x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप थर्ड को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर मैं थर्ड इक्वेशन को डिवाइडिंग यहाँ पे कर लेते हैं, डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन तो ये तो सेम है तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा = K भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है 100 सॉरी ये x हो गया और यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.50 टू पावर ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा,
चलिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, तो इसको आप 1/0.50 वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, 2 पावर x कर सकते हैं, और यहाँ पर 100 अपन ये हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, यहाँ पर x कर सकते हैं, या 2 पावर x मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 1 = 2 पावर x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम करते क्या हैं, लॉग दोनों साइड ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो अगर मैं log 1 = क्या हो जाएगा, log 2 पावर x हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं x log 2 लिख सकते हैं, x log 2, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 = 2 log x, तो x की वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगी, क्योंकि कुछ भी पोर्शन इधर लाएंगे वो पूरा 0 में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल चुकी है, x एंड y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 1 + 0 = 1। मतलब ये केमिकल रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखें 2 + 1, अगर आप इस कोफिशिएंट को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो 3 लग रहा है, 3, 2 + 1 3 नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ये मैच भी हो सकता है, नहीं मैच हो सकता है, हालांकि दिस इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सो यहाँ से अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब यू आर कंसीडरिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज इनकरेक्ट, इट इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटल डेटा को ही यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम x एंड y की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, क्योंकि रेट इक्वेशन हमें डिटरमिन करना है। तो k और यहाँ पर हो जाएगा a2 पावर 0 और ये b2 पावर ये 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो a2 पावर 0 का मतलब क्या हो गया भाई, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा r = ये k और ये b2 हो जाएगा। ये आपको रेट इक्वेशन मिल जाएगा, कहीं ऑप्शन में देख लीजिए, ये मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। से बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अपरेंटली हम नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या चल रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, और इसके बाद में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में इन केमिकल काइनेटिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।